वेलकम दोस्तों। लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शब्द भेद। शब्द को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में पहले तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर एक एक चीज़ों के एक एक पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए शब्द भेद को दो भागों में बांटा गया। एक को कह दिया गया सार्थक और दूसरे को कह दिया गया निरर्थक। सार्थक का मतलब जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है और निरर्थक का मतलब सामान्यतः इसका अर्थ नहीं होता है। अब आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए पहले तो निरर्थक की बात कर ली जाए। निरर्थक को देखिए विकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया विकारी और एक को कहा गया अविकारी। यानी एक को कहा गया विकारी और एक को कहा गया अविकारी। विकारी में किसको किसको रखा गया है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को विकारी में रखा गया है। अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को रखा गया है। ठीक है, दूसरा जो इसका पार्ट है सार्थक शब्द। सार्थक शब्दों को सामान्यतः तीन आधार पे हम लोग बांटेंगे। तीन आधार में है, पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है, देखिए रचना के आधार पर शब्दों को पुनः तीन भागों में बांटा गया। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर, देशी ऐसे भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरार्थी। इसी तरह से इसमें जैसे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये भी पार्ट्स आते हैं। ठीक है, अब यौगिक शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है? उपसर्ग के योग से होता है, प्रत्यय के योग से होता है, दोनों के योग से होता है और समास विधि से योग होता है। ये तो एक सामान्य सा क्लासिफिकेशन है। आगे हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आप लोगों का? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे चलेंगे। आगे अब एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द भेद को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों तो अभी बताया गया शब्द भेद को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सार्थक शब्द और दूसरा है आपका निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब जिसका कोई न कोई अर्थ हो, यानी कि कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं। जैसे घर, नगर, ये एक घर जैसे एक स्पेशल टाइप की बनी हुई चीज़ है। नगर कुछ बसे हुए घरों का समूह हो गया, ये सार्थक शब्द होगा। निरर्थक शब्द में इसका अर्थ नहीं होता है। जैसे टन, सन या फटाफट बोल दिया गया, तो इसमें कोई इसका अर्थ नहीं है। अभी फटाफट को हम लोग कैसे जल्दी जल्दी, जल्दी का अर्थ है लेकिन फटाफट का अर्थ नहीं होता है, तो इस वजह से इसको निरर्थक शब्दों की सूची में रखा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? आगे चलते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 2 पे हम लोग देख लेते हैं कि सार्थक शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो सार्थक शब्द को तीन भागों में बांटा, तीन आधार पर इसको बांट सकते हैं। सार्थक शब्दों को हम लोग तीन आधार पे बांट सकते हैं। पहला आधार रहेगा रचना, यानी किस प्रकार से बनते हैं शब्द, इस आधार पे बांट दिया जाएगा। और दूसरा रहेगा उत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्द कहाँ से आया है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, उस आधार पे। और तीसरा है अर्थ के आधार पे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब रचना के आधार पर जैसे शब्द तीन भागों में बटे हैं, रचना के आधार पर शब्द तीन भागों में बटे हैं, जिसे हम योग रूढ़ रूढ़ कहते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अभी इन तीनों के बारे में पढ़ा जाएगा। कौन कौन से शब्द यौगिक होंगे, कौन से रूढ़ होंगे, कौन से योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर चार भागों में बांटा गया। तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर शब्द या मिश्रित शब्द इस एक ही है, और संकर शब्द या मिश्रित शब्द। ठीक है, और अर्थ के आधार पर एकार्थी होते हैं, यानी एक अर्थ वाले, अनेकार्थी होते हैं, पर्यायवाची होते हैं और विपरीतार्थी होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल्स से पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं।
रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। जैसे रूढ़ शब्द देखिए क्या होता है ना कि विशेष अर्थ वाला शब्द होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कुर्सी। हमने जब कुर्सी बोला तो आपके मन मस्तिष्क में एक संरचना बनती है, चार पांव वाली चीज जिस पे बैठा जाता है या ऐसे घूमने वाली कुर्सी। तो वो एक संरचना बना रही है ना, तो वो रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। यानी विशेष अर्थ हो या फिर ये विशेष वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक ना। मूल रूप इसका जो मूल रूप है उसी रूप से व्यवहार में भी प्रयोग किया। जैसे कुर्सी क्या है, इसका मूल रूप है। कुर्सी जो है, जैसे शब्द है कुर्सी, ये मूल रूप है, ये वस्तु का नाम भी है और एक स्पेशल वस्तु, एक छवि बनाता है, एक इमेज बन रहा है आपके मन में। ठीक है। तो मूल रूप से ही व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। हाँ, और इसको अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो इसका कोई भी सार्थक खंड नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेते हैं, जैसे कुर्सी हुआ, फूल हुआ आदि जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से दूसरा जो भाग है वो है यौगिक शब्द। देखिए यौगिक का मतलब होता है जुड़ना या मिलकर बनी हुई चीज। तो यौगिक दो या दो से अधिक शब्दों के योग यानी मिलने से बनता है, उसे क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय दो शब्द में, पहला शब्द दूसरा शब्द इन दोनों को मिलाया गया तो क्या बना, हिमालय। इसी तरह से प्रधान प्लस मंत्री तो क्या बना, प्रधान मंत्री। हाँ, इसमें देखिएगा कि जो दो शब्द हैं वो दोनों अलग अलग सार्थक हो सकते हैं, सार्थक शब्द हैं, हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार सार्थक शब्द ही हो। उपसर्ग के योग से भी बनते हैं, प्रत्यय के योग से भी बनेंगे। ठीक ना। समास विधि से भी बनते हैं ये। तो सामान्यतः ये दोनों शब्द सार्थक मिल गए हमको, प्रधानमंत्री दोनों सार्थक मिल गए। ठीक ना। तो ये क्या होता है, दो शब्दों के योग से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब ये एक समझ लेते हैं, रूढ़ क्लियर हो गया है, यौगिक क्लियर हो गया। अब तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। देखिए पहली बात तो ये भी शब्दों के मेल से बनते हैं, यौगिक की तरह शब्दों के मेल से बनते हैं, परंतु किसी एक वस्तु का इंडिकेट नहीं करते, उसी को बताते नहीं, बल्कि विशेष अर्थ का बोध करते हैं, निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे चारपाई या पीताम्बर। पीताम्बर यानी कि ये संबोधन हो गया विष्णु जी के लिए। ठीक ना। तो ये क्या होता है कि एक विशेष वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं, शब्दों के मेल से बने होते हैं। देखिएगा एक इसमें नोट पॉइंट है कि जो बहुब्रीहि समास होता है, कौन सा समास, बहुब्रीहि समास जो है, उस समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सब योग रूढ़ शब्द में आते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब दूसरा प्रकार जो है हम लोगों का वो क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर बांट दिया गया, तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर, चार भागों में बांटा गया है। तो पहला हम देख लेते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। देखिए तत्सम का मतलब कि संस्कृत और जिस रूप में वो प्रयोग किए जाते हैं दोनों रूप एक ही हैं, संस्कृत रूप से उसी रूप में ले लिए गए हैं, इन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र, ये सब जैसे संस्कृत में बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं वैसे हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, तो इस वजह से इनको तत्सम कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा शब्द है कि संस्कृत से आया है, संस्कृत से आया है परंतु उसको अपने अनुसार बदल लिया गया, तो उसे क्या कहेंगे, तद्भव। जैसे कार्य को बदल के हमने क्या कर दिया, काम, वर्ष को बदल के क्या हो गया, वर्ष। तो ये अपने अनुसार बदल लिया गया ना, लेकिन ये संस्कृत के ही शब्द हैं जिनका रूप बदल दिया गया, तो उसे हम लोग कहेंगे तद्भव शब्द। क्या कहेंगे, तद्भव शब्द। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं, यानी कि आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं। आगत का मतलब कहीं से आया हुआ शब्द, या विदेशी का मतलब दूसरे देश से आया हुआ शब्द, यानी दूसरी भाषा से लिया गया शब्द हो। पहली बात तो इसकी खास बात होती है कि दूसरी भाषा का जैसा रूप है, जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द है वो दूसरी भाषा में जिस रूप में बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, उसी रूप में ले लिया गया।
या उसको अपने अनुसार ढाल भी लिया जाता है। जैसे कौन कौन से आगत या विदेशी शब्द जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज, ऑफिस, जमीन, ये सब क्या है, दूसरी भाषा से आए हुए शब्द हैं, इस वजह से इन्हें आगत शब्द कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगला है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? देखिए, संकर शब्द का मतलब है मिश्रित शब्द होते हैं ये, या इसे मिश्रित शब्द भी कहते हैं। मिश्रित शब्द, क्योंकि ये दो भाषाओं के मिश्रण से बने होते हैं ना, इस वजह से इसे मिश्रित या संकर कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, जांचकर्ता, किताब घर, तहसीलदार आदि। रेलगाड़ी में रेल और गाड़ी दो शब्द हैं, दोनों अलग अलग भाषा के शब्द हैं, इस वजह से इसको संकर या विदेशी शब्द कहा जाता है। क्लियर हो गया। और एक अभी जो अगला क्लासिफिकेशन है हमारा कि अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, तो अर्थ के आधार पर देख लीजिए दोस्तों, एकार्थी होते हैं यानी जिनका केवल एक अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। पर्यायवाची शब्द होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। विपरीतार्थी यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यौगिक शब्दों का, अब जो यौगिक का क्लासिफिकेशन है, बंटवारा किया गया है दोस्तों, पेज नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि यौगिक को कैसे बांटा गया। देखिए, यौगिक का जो निर्माण हो रहा है यहाँ से, ये 4 रूपों में हो रहा है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, दोनों से, या समास विधि से। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग देखना चाहेंगे कि यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। पहला तो उपसर्ग देख लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। पहली बात, उपसर्ग की खास बात समझिएगा कि उपसर्ग एक शब्दांश की तरह होते हैं, छोटे शब्द होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं जो शब्द के आरंभ में लगते हैं, किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं, और आरंभ में लगने के बाद ये उस शब्द में विशेषता ला देते हैं, बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल सकते हैं, तो इसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे क्रम में अगर परा लग गया तो क्या बन गया? पराक्रम, पराजय, पराधीन, ये 3 शब्द हैं और इन तीनों में परा उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? परा उपसर्ग लगा हुआ है। थोड़ा सा ये जो पॉइंट है ना, इसको देखिएगा, उपसर्गों की संख्या, यहाँ पे कंफ्यूजन है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ऑथेंटिक कहीं नहीं मिलेगा आपको। उपसर्गों की संख्या, इसको समझिएगा। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 19। हिंदी में कितनी है? 10। और उर्दू में कितनी है? 19। ठीक है, कुछ ऐसे व्याकरण लेखक हैं जो 2 उपसर्ग और बना देते हैं, तो हिंदी में हो जाते हैं 12। ठीक, कहीं कहीं पे आपको लिखेगा हिंदी में 22 उपसर्ग होते हैं। अब वो हिंदी के ही नहीं है, उसमें संस्कृत भी है, हिंदी भी है, उर्दू है, सबको मिला के ज़्यादा यूज वाले 22 उपसर्ग हैं। ठीक है, तो आप उपसर्गों की संख्या पे सही आंसर नहीं दे पाएंगे कि उपसर्ग कितने होते हैं, तो इसको लेकर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं पेज नंबर 6 पे। प्रत्यय के बारे में समझते हैं। उपसर्ग तो क्लियर हो गया, प्रत्यय के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, प्रत्यय किसे कहते हैं? पहली बात, प्रत्यय की उत्पत्ति हुई है प्रति प्लस अय से। प्रति प्लस अय, इसका अर्थ होता है कि बाद में चलने या लगने वाला जो है वो प्रत्यय है। ठीक ना, और प्रत्यय जो होते हैं वो कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं, और लगने के बाद ये अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय लगने से अधूरे शब्द पूरे भी हो जाते हैं, और प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, और प्रत्ययों को आप स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक शब्द है लिख, और इसमें प्रत्यय लग गया आवट, तो क्या बन गया? लिखावट। एक शब्द है सब्जी, इसमें प्रत्यय लग गया वाला, तो क्या बन गया? सब्जी वाला। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्यय की प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होगी कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं।
अब आ जाते हैं प्रत्यय के प्रकार। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्लियर है एकदम। उपसर्ग के प्रकार आप नहीं बता पाए, उपसर्ग की संख्या नहीं बता पाएंगे आप, लेकिन प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं इसको बता सकते हैं। प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं तद्धित प्रत्यय और एक को कहते हैं कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। जैसे देखिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर जो नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और बाकी जो बच गए उनको कृत प्रत्यय के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। तद्धित प्रत्यय कृत प्रत्यय का बंटवारा कैसे हुआ। अब देखिएगा, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया तद्धित, एक हो गया कृत। अब आगे चलिए, तद्धित प्रत्यय को देखिए 9 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 9 भागों में। कृतवाचक तद्धित, ऊन यानी कि लघुतावाचक तद्धित, संबंधवाचक तद्धित, गणनावाचक, सादृश्यतावाचक, भाववाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक और स्त्रीवाचक तद्धित। और कृत प्रत्यय में 6 प्रकार हैं। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, कृतवाचक, कृदंतनीय विशेषण। देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आपको क्या याद रखना है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, सिर्फ यही याद रखना। और ये कितने भागों में बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज तक कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया इस तरह का। ठीक है, कि ये कितने प्रकार का होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल याद रखिएगा, प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया है, तद्धित और कृत प्रत्यय। ठीक है। अब अर्थ के आधार पर आ जाते हैं। जैसे अर्थ के आधार पर बांटा गया एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी। उसी तरह से अर्थ के आधार पर कुछ और भागों में बांटा गया, जैसे वाचक यानी अभिधा, लक्षणिक यानी लक्षणा, व्यंजना। इन तीनों के बारे में जानना जरूरी है कि वाचक यानी अभिधा, लक्षणा और व्यंजना क्या होता है। क्लियर है दोस्तों। तो आइए समझते हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को। सबसे पहले हम लोग वाचक यानी अभिधा की बात करेंगे। देखिएगा, ऐसे शब्द जिसका सीधा सीधा अर्थ ले लिया जाए, यानी कि जो शब्द है वही समझा जाए, कोई बदलाव ना हो, जो शब्द है वही समझा जाए, उसका वही मतलब निकले, अर्थ वही हो, तो उसे हम अभिधा कहते हैं। जैसे घर है, घर का अर्थ हो गया ना, ये घर का अर्थ हो गया। ठीक है। राम एक लड़का है, मोहन, नगर, सड़क, इन सब का अर्थ भी वही है जो ये कह रहे हैं, जो शब्द हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, अभिधा या वाचक कहते हैं, जो हम बोलते हैं, वाचक। आगे चलते हैं, लाक्षणिक दूसरा है। लाक्षणिक यानी लक्षणा किसे कहते हैं, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे देखिए, सीधा अर्थ इसका नहीं लेना है, सीधा अर्थ नहीं लेना है। ऐसा कोई कहानी प्रचलित है, कोई बातें पूर्व में कही गई है, उसके आधार पर इसका अर्थ बदलता है, तो इसे हम लक्षणा कहते हैं, दूसरा अर्थ लिया जाता है। जैसे किसी मूर्ख व्यक्ति को हम अगर ऐसे कह दें कि तुम एकदम गधे हो, तुम एकदम गधे हो, तो यहाँ पे जो गधे शब्द हैं वो जानवर से नहीं है, मतलब जानवर तो है गधा, लेकिन यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है वो व्यक्ति को जानवर नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया कि तुम गधे की तरह मूर्ख हो। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे अर्थ इसका बदल जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लक्षणा। यानी पे ये जो शब्द आया है गधा शब्द, यहाँ पे लक्षणा का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान सा टॉपिक, इसको समझ लीजिएगा। व्यंजना क्या है, व्यंजना देखिए, ना तो वाचक होगा ना ही लक्षणा होगा, और इसका मतलब ये दोनों से अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजना। जरा इसको हम लोग एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि व्यंजना क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई चोर साथी है, अब इसमें कोई शब्द का अर्थ आपको नहीं निकलेगा। व्यंजना में जैसे लक्षणा में
एक शब्द था, जैसे गधा एक शब्द मिला था, उसका अर्थ आपने निकाला, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ आपको निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चोर है, वो अपने साथी से कह दे रहा है कि रात कितनी अंधेरी है, तो इसका मतलब वो रात की विशेषता नहीं बताना चाहता है। चोर है तो वो ये विशेषता बता रहा है कि रात ऐसी है कि हम चोरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यंजना कहा जाएगा। ठीक, ये नोट पॉइंट याद रखिएगा कि इन तीनों को यानी वाचक यानी अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं कौन कौन? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ऑप्शन में कई बार पूछा जाएगा कि शब्द शक्ति के अंतर्गत किसको रखा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या वाचक। वाचक, अभिधा को ही वाचक भी कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब एक और टॉपिक है जो क्लासिफिकेशन हम लोग शुरू में देखे थे पहले पेज पर, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द को विकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक को कहा गया विकारी और एक को कहा गया अविकारी शब्द। आगे चल के विकारी शब्द के 4 भाग हुए और अविकारी शब्द के भी कितने? 4 भाग होते हैं। विकारी शब्द में कौन कौन से आ रहे हैं? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। लेकिन समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब क्या है? अविकारी शब्द होते हैं। इनके बारे में यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया यानी कि विकारी और अविकारी के बारे में आगे की क्लास में पढ़ा जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग अभी थोड़ा सा उपसर्ग और प्रत्यय की लिस्ट को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए लिस्ट देख लेते हैं। जैसे उपसर्ग है, अर्थ है और उपसर्ग से बने नवीन शब्द है। जैसे शब्द उपसर्ग है अन, क्या है? अन, और अन का अर्थ होता है नहीं। जैसे पढ़ का नहीं में निगेटिव में हो जा रहा है अनपढ़। फिर अनजान, अनबन, अनहोनी, अनचाहा, अनमोल। ठीक है, इसी तरह से अध, अध शब्द है, इसका मतलब होता है आधा, अर्थ इसका हो गया आधा। जैसे अध पका, अध मरा, आधा मरा हुआ, अध खिला, आधा खिला हुआ, अध नंगा, अध खला, अध जला, ये हो गया उपसर्ग की लिस्ट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आगे देख लेते हैं। जैसे ऊन एक शब्द है, ऊन, ऊन, उनका हो गया एक कम, उनका मतलब एक कम। जैसे 40 के पहले लग गया तो 39 यानी 40 से एक कम, 29 यानी 30 से एक कम, 59, 79, 19। ठीक है, औ का मतलब है अब, औ एक उपसर्ग है और का औ का मतलब है अब। जैसे अवगुण, अवघड़, अवघट, अवतार, अवसर। इसी तरह से कु का मतलब होता है बुरा, कु का मतलब बुरा। जैसे कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, कुचक्र, कुरीति। ठीक है, इसी तरह से कुछ और उपसर्ग हैं। जैसे चौ का अर्थ है चार, चौ का अर्थ है चार और इससे बनने वाले शब्द हैं चौराहा, चौमासा, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा, चौपाया। इसी तरह से पच का अर्थ है पांच, पंचमेल, पचकुटा, पचमढ़ी, पचरंगा। पर का अर्थ है दूसरा, परहित, परदेशी, परकोटा, परलोक, परोपकार, परजीवी। इस लिस्ट को जरा देख लीजिएगा, इसको हो सके तो कहीं लिख भी लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, आपसे शब्द देकर पूछ लिया जाता है कि कौन सा उपसर्ग इसमें है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक और लिस्ट, जैसे संस्कृत की लिस्ट अगर देख ली जाए तो शब्द है अति और अति का अर्थ होता है अधिक। जैसे अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अतिशय, अत्याचार, अत्यंत। ठीक है, और इसी तरह से शब्द है अधि, अधि का अर्थ होता है प्रधान या श्रेष्ठ। और अनु का अर्थ है पीछे। जैसे अनुचर, अनुकरण, अनुनाद, अनुभव, अनुज, अनुकूल, ये शब्द ऐसे उपसर्ग में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जैसे अप, अभि, अव, आ, उत, उत को देख लीजिए जरा। उत, उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जैसे उत्पत्ति, उत्कृष्ट, उन्नत, उल्लेख, उत्पीड़न। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इस लिस्ट को कहीं जरूर लिखिएगा ताकि आप ये देख सकें कि कौन कौन से उपसर्ग हैं और इनका अर्थ कैसे हो रहा है। कुछ उर्दू के उपसर्ग देख लेते हैं हम लोग। उर्दू के उपसर्ग जरा देखिए। जैसे देखिए ला उपसर्ग है और इसका अर्थ है बिना। जैसे लावारिस, लाजवाब, लापता, लाचार, लापरवाह। ठीक ना। बद का अर्थ है बुरा, बदसूरत, बददिमाग, बदबू, बदनाम, बदकिस्मत। इसी तरह से बे का अर्थ है बिना।
बे का अर्थ क्या है? बिना होता है। और इससे बनने वाले शब्द हैं बेकाम, बेअसर, बेईमान, बेरहम, बेरहम। कम का अर्थ है थोड़ा, कम का अर्थ है थोड़ा, जैसे कम बखत, कम दिमाग, कम अकल, कम जोर, कम उम्र, ठीक ना। और इसी तरह से गैर एक शब्द है गैर, गैर का अर्थ है के बिना, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर जरूरी। फिर इसी तरह से देख लीजिएगा, खुश का अर्थ है श्रेष्ठता, खुश का अर्थ क्या है? श्रेष्ठता, जैसे खुशनुमा, खुश मिजाज, खुशगवार, खुशबू, खुश दिल। इस तरह से जो ये लिस्ट है जो दोस्तों ने इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। ये लिस्ट आपके बहुत काम की है, ठीक। तो आज हम लोगों ने देखा उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द रचना। प्रत्यय की लिस्ट हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।